नमस्कार, सिटी विजन समाचार में आपका स्वागत है। मंत्री सत्यवती राठौड़ ने कहा है कि आदिवासी आरक्षण के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि साजिश के अंतर्गत केंद्र आदिवासी आरक्षण का मुद्दा पिछले 5 सालों से टाल रही है। बीजेपी आदिवासियों की जिंदगी से खेल रही है, जबकि राज्य सरकार एक हफ्ते के भीतर आदिवासी आरक्षण अमल में लाने जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी द्वारा आदिवासियों को सरकार से अलग करने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा है कि सीएम द्वारा दिए गए वचन के अनुसार जनजाति इसे लागू करने में समर्थन देंगी। केसीआर हमेशा आदिवासियों के दिलों में रहेंगे। राज्य में लागू हर योजना का पहला लाभ आदिवासियों को मिलेगा। सत्यवती राठौड़ ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि हर चीज को राजनीतिक नजरिए से देखना गलत है। प्रजा संग्राम यात्रा के दौरान कुरुमुला प्रतिनिधि बिंगी स्वामी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय से मुलाकात की। उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सीएम केसीआर पर कुरुमुला वासियों के भोलेपन का फायदा उठाते हुए भेड़ योजना में धांधलियां बरतने का आरोप लगाया। बंडी संजय ने कहा कि भेड़ बकरियों के लिए कुरुमा नेता शेर को भी ललकारने की क्षमता रखते हैं। उनका दिल बड़े मन का होता है, वे सभी का कल्याण चाहते हैं। कुरुमाला के प्रतिनिधि के तौर पर बीजेपी के बने वरिष्ठ नेता दत्तात्रेय ने कहा है कि इस पद तक पहुंचना गर्व की बात है। उन्होंने कहा है कि अपने जैसे कई नेताओं को प्रशिक्षित किया है। संजय ने आरोप लगाया कि भेड़ वितरण योजना को घोटाले में बदल दिया गया है। इस योजना में किसानों को नुकसान हुआ है, लेकिन दलालों, भ्रष्ट अधिकारियों और टीआरएस पार्टी के नेताओं को फायदा ही हुआ है। बंडी संजय ने आश्वासन दिया है कि बीजेपी सत्तारूढ़ होने पर वह कट्टरपंथियों के साथ खड़ी रहेगी और समस्याओं का समाधान करेगी। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि टीआरएस और बीजेपी के सत्ता में आने के बाद स्थानीय नेताओं पर पैरवीकार की छाप पड़ी है। उन्होंने कहा है कि टीआरएस और बीजेपी शांतिपूर्ण तेलंगाना को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आलोचना की है कि हर रोज कोई न कोई बखेड़ा खड़ा कर दे रहे हैं। मुनुगौडू और इब्राहिमपट्टनम से टीआरएस, सीपीआई और सीपीएम पार्टियों के लगभग 300 युवा रेवंत रेड्डी की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हुए। रेवंत ने उन्हें पार्टी अंग वस्त्र ओढ़ाकर पार्टी में आमंत्रित किया। रेवंत रेड्डी ने मुनुगौडू में कांग्रेस की जीत के लिए युवाओं से कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया। वाईएसआरटीपी प्रमुख वाईएस शर्मिला ने सनसनीखेज टिप्पणी की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वाईएसआर की साजिश अंतर्गत हत्या कर दी गई है। साजिशकर्ता उन्हें भी मारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आशंका व्यक्त करते हुए कहा है कि किसी भी समय उनकी पदयात्रा पर रोक लगाई जा सकती है और उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर वह हथकड़ियों से डरती नहीं है। वाईएस शर्मिला ने कहा है कि अगर वह भ्रष्टाचार की बात करती है तो राज्य सरकार इतना क्यों कांपती है। टीआरएस विधायक निरंजन रेड्डी उनकी पदयात्रा रोकने को लेकर साजिश रच रहे हैं। शर्मिला ने कहा है कि मंत्री निरंजन रेड्डी के खिलाफ उनकी टिप्पणियों के लिए मामला दर्ज किया गया है, जबकि उन्होंने अपने खिलाफ उनकी आलोचनाओं को लेकर शिकायत की है। उन्होंने उसे चुनौती भरे शब्दों में कहा है कि अगर वह खुद को शेर कहता है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए। गिरफ्तारी को लेकर उन्हें कोई डर नहीं है। उन्होंने कहा है कि जब तक उनकी सांसें चलती रहेंगी तब तक वह अपना संघर्ष जारी रखेगी। एनआईए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आतंकी गतिविधियों की जांच कर रही है। राज्य में निजामाबाद, निर्मल और जगत्तियाल के साथ आंध्र प्रदेश के कडप्पा, कर्नूल और गुंटूर जिलों में छापे मारे गए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मामले में आरोपी और संदिग्धों के घरों की तलाशी ली जा रही है। निजामाबाद जिले में 20 स्थानों, भैंसा में मदीना कॉलोनी, निर्मल जिले और जगत्तियाल में टावर सर्कल स्थित केयर मेडिकल में तलाशी ली गई। पॉपुलर फ्रंट की गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। जगत्तियाल में 3 घरों के साथ टावर सर्किल में केयर मेडिकल और टीआर नगर में एक घर की एनआईए टीमों ने तलाशी ली और डायरी और विभिन्न दस्तावेज जब्त किए और 23 टीमें आंध्र प्रदेश के कर्नूल और कडप्पा जिलों में तलाशी ले रही है। एनआईए गुंटूर जिले में 2 टीमों के साथ तलाशी ले रही है। पुलिस पीएफआई के जिला संयोजक
शादुल्ला के साथ इमरान और अब्दुल को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। कराटे प्रशिक्षण और कानूनी जागरूकता की आड़ में पीएफआई की गतिविधियां संचालित कर रहा था। एनआईए ने पाया कि सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा था। एनआईए भैंसा दंगों से संबंधित सरूनगर बीजेपी कॉर्पोरेटर अकुला श्रीवानी अंजन ने केसीआर पर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा वह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर ने अपने भाषण में कहीं भी निजाम की अराजकता का जिक्र नहीं किया है। श्रावणी अंजन ने खेद व्यक्त किया है कि एमआईएम की प्रशंसा के लिए केसीआर ने अपने भाषण में निजाम के कार्यों का उल्लेख नहीं किया। श्रावणी अंजन ने तेलंगाना के लोगों से अपील की है कि अगर वे मुख्यमंत्री के रवैये से मुक्त होना चाहते हैं तो वे बीजेपी का समर्थन करें। हैदराबाद के गच्चीबौली स्टेडियम में ओजोन रन का भव्य आयोजन किया गया। आरके पुरी गांधी ने 10K, 5K, 2K ओजोन रन को झंडी दिखाई। खेल प्राधिकरण अध्यक्ष अल्लीपुरम वेंकटेश्वर रेड्डी, खेल विभाग सचिव संदीप कुमार सुल्तानिया, कई हस्तियों और धावकों ने उत्साहपूर्वक दौड़ में भाग लिया। इस दौड़ का आयोजन शहर वासियों में प्रदूषण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए किया गया था। विधायक आरके पुरी गांधी ने कहा है कि उन्हें वायु प्रदूषण को रोकने के लिए इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम चलाकर खुशी हो रही है। वेंकटेश्वर रेड्डी ने सभी से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। सिकंदराबाद स्थित रूबी होटल में आग लगने की घटना पर पुलिस ने प्रारंभिक रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में कई अहम बातें सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आग से किसी की मौत नहीं हुई है। धुएं के कारण 8 लोगों की मौत हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की बैटरी फुल चार्ज होने के बाद उसमें से धुआं निकला। उन्होंने कहा है कि बैटरी में लिथियम आयन केमिकल से धुआं निकला और आग आसपास के वाहनों में लग गई। इसी क्रम में धुआं तहखाने से लॉज की 4थी मंजिल तक फैल गया। धुआं निकलने से लॉज में रहने वाले लोग बेहोश हो गए, लेकिन क्लूज टीम ने निष्कर्ष निकाला कि आग केवल तहखाने तक ही सीमित थी। पुलिस ने रिपोर्ट में कहा है कि आग से किसी की भी मौत नहीं हुई है। क्लूज टीम ने पाया कि भारी धुएं के कारण 8 लोगों की मौत हुई है। रमंतपुर के विशाल मेगा मार्ट में ऑटो यूनियन नेताओं और अपार्टमेंट वासियों ने धरना दिया। अपार्टमेंट वासी जहां अवैध रूप से बनाए गए ऑटो स्टैंड को तत्काल हटाने की मांग कर रहे हैं, वहीं ऑटो यूनियन के सदस्य अपनी आजीविका के लिए बनाए गए ऑटो स्टैंड को बनाए रखने की गुहार लगा रहे हैं। ऑटो चालकों का कहना है कि ऑटो स्टैंड कई सालों से बिना किसी परेशानी के चल रहा है। वहीं अपार्टमेंट वासियों का आरोप है कि यह ऑटो स्टैंड होने के कारण इस सड़क से राहगीरों, छात्रों व महिलाओं का गुजरना मुश्किल हो रहा है और सड़क पर ऑटो के खड़े होने से दुर्घटनाएं हो रही है। उनकी मांग है कि यहां से अवैध ऑटो स्टैंड को तत्काल हटाया जाए। वहीं ऑटो चालक अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि यहां से ऑटो स्टैंड हटाने से उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। ग्रेटर हैदराबाद में इस महीने की 15 तारीख से हड़ताल पर जाने की ठेकेदार संघों द्वारा घोषणा की गई। वे जीएचएमसी द्वारा 800 करोड़ बकाया बिल का भुगतान करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। अधिकारियों का कहना है कि सितंबर तक 450 करोड़ बकाया का भुगतान किया जाना है, जबकि 100 करोड़ पिछले महीने जारी किए गए। महीने की 1 तारीख आते ही जीएचएमसी की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। कर्मचारियों के वेतन के अंतर्गत 130 करोड़ रुपए और कचरा हटाने वाले वाहनों और अन्य के रखरखाव के लिए पहले सप्ताह में 100 करोड़ से अधिक जारी किए जाने होते हैं। अधिकारियों का अनुमान है कि जीएचएमसी को वेतन भुगतान, सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए सालाना 3000 करोड़ रुपए की जरूरत है। संपत्ति कर एवं योजना विभाग के माध्यम से 2600 करोड़ रुपए प्राप्त हो रहे हैं। जीएचएमसी द्वारा अतिरिक्त 400 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 15 साल से कम समय पहले वाले पुराने घरों के लिए संपत्ति कर बढ़ाया गया, जबकि राज्य सरकार टैक्स बढ़ाने की इजाजत नहीं दे रही है। इसके अलावा हाल ही में संघों ने घोषणा की है कि वे हड़ताल पर जाएंगे। उनका कहना है कि उन्हें जीएचएमसी द्वारा 800 करोड़ रुपए के बिल का भुगतान किया जाना है। आउटर रिंग रोड पर उन्नत साइकिल ट्रैक निर्माण कार्य के अंतर्गत सौर ऊर्जा पैनल लगाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया गया है। एचएमडीए ने टीएस रेट कंपनी के तत्वावधान में इन कार्यों के लिए टेंडर मंगवाए हैं।
ORR पर पहले 23 किमी के सोलर रोप टॉप साइकिल ट्रैक प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है, जो ग्रेटर के आसपास 158 किलोमीटर लंबा है। HMDA आयुक्त अरविंद कुमार ने बताया कि परियोजना को जल्द पूरा करने के लिए टेंडर मांगे गए हैं। पात्र ठेकेदारों को इस माह की 29 तारीख तक अपने टेंडर जमा करने होंगे और टेंडरों को 16 तारीख से ऑनलाइन डाउनलोड करने का अवसर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इस माह की 20 तारीख को नानकरामगुड़ा स्थित HGCL कार्यालय में निशुल्क बोली बैठक होगी। इस माह की 30 तारीख को टेक्निकल बिड खोली जाएंगी और 1 अक्टूबर को प्राइस बिड खोली जाएंगी और योग्य ठेके देने वाले कंपनियों का चयन कर परियोजना के काम सौंपे जाएंगे। वर्तमान में ORR में ट्रिप और इलेक्ट्रिक लाइट के माध्यम से पौधे उगाने के लिए सालाना करोड़ों में बिजली शुल्क का भुगतान किया जा रहा है। इस ट्रिप की कीमत 14 करोड़ बताई जा रही है। अगर सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है तो यह बिल आधे से ज्यादा कम हो जाएगा। जो लोग दशहरा उत्सव के लिए हैदराबाद से घर जाना चाहते हैं, उनके लिए अब मुश्किलें नहीं होंगी। हालांकि त्योहार के लिए एक और सप्ताह बाकी है। ट्रेनों में आरक्षण पहले से ही फुल हो चुका है। हर ट्रेन में करीब 50 से 100 की वेटिंग लिस्ट है। इससे शहरवासियों को त्योहार के मद्देनजर सफर की चिंता सताने लगी है। दशहरा पर्व के मद्देनजर स्कूलों में अवकाश की तिथियां पहले ही तय हो चुकी है। यह उन लोगों के लिए परेशानी का सबब है जो त्योहार पर घर जाने के लिए ट्रेन का आरक्षण कराना चाहते हैं। सभी सीटें फुल होने पर वे चिंता व्यक्त कर रहे हैं। कुछ ट्रेनों में स्लीपर क्लास 70 से 176 के लिए वेटिंग लिस्ट है। वहीं अन्य ट्रेनों में यही हाल है। सिकंदराबाद, नामपल्ली, काचीगुड़ा और लिंगमपल्ली से चलने वाली ट्रेन के रिजर्वेशन कोचों की सभी सीटें पहले से ही फुल है। स्लीपर क्लास से शुरू होकर AC 3 टियर और 2 टियर बोगियों की बर्थ में वेटिंग दिखाई दे रही है। चूंकि प्रत्येक ट्रेन के कोच में 60 से अधिक लोग प्रतीक्षा सूची में है, इससे दूर दूर जाने वाले निजी यात्रा बसों का सहारा ले रहे हैं। यादगिरी गुट्टा श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। रविवार को छुट्टी होने के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे हैं, जो भगवान के दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े रहे हैं। मंदिर परिसर, लड्डू प्रसाद काउंटरों और दर्शनों की कतारों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। श्री स्वामी के सभी दर्शनों में 2 घंटे और विशेष प्रवेश दर्शन के लिए 1 घंटे का समय लगा। भक्तों ने श्री स्वामी और देवी माता से प्रार्थना की। भगवान का दर्शन करने वाले भक्तों ने परिवार के साथ अर्जित सेवा में भाग लिया और पूजा की। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण VVIP दर्शनों की भी कतारें लगी रही। मेडजल जिला नागारम नगर पालिका के सत्यनारायण कॉलोनी में चैन स्नेचरों ने जमकर उत्पात मचाया। ठगों ने हेमावती नाम की महिला के गले से सोने की चैन छीन ली। हेमावती के घर से सुबह काम करने के लिए निकलते ही लुटेरों ने उसके गले से चैन छीन ली। छीना झपटी में बाइक पर 2 सवार थे। महिला ने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन कुछ दूरी पर जाने के बाद वह गिर पड़ी। वह मौजूद एक व्यक्ति ने भी चोरों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सका। चैन स्नैचिंग से जुड़े सीन CC कैमरे में कैद हो गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और CCTV के आधार पर जाँच कर रही है। हबसीगुड़ा चौराहे पर DCM की गाड़ी ने तहलका मचा दिया। तेज रफ्तार DM ने नियंत्रण खो दिया और वाहनों से टकरा गई। इस घटना में 1 कार, 3 ऑटो और 3 दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इस घटना के दौरान किसी को चोट नहीं आई और अधिकारियों ने राहत की सांस ली। पुलिस ने DCM चालक को हिरासत में ले लिया। मामला दर्ज कर जांच कर रही है। भारत में कोरोना का प्रसार धीरे धीरे कम हो रहा है। हालांकि कुछ दिनों से कोरोना के मामलों का पंजीकरण भी लगातार जारी है। रोजाना 5000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने घोषणा की है कि देश में 5664 पॉजिटिव केस दर्ज किए गए हैं। पिछले एक की तुलना में 100 मामलों में कमी आई है। देश में फिलहाल 47,922 एक्टिव केस है। हाल ही में 4,555 लोग इस वायरस से उबर चुके हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना पर जीत हासिल करने वालों की संख्या 4,39,57,929 पहुंच गई है। रिकवरी रेट 98.71% दर्ज किया गया है। वहीं 29 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है।
इसके साथ ही देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,28,227 पहुंच गई है। देश में दैनिक सकारात्मक दर 1.69%, सक्रिय दर 0.11% और मृत्यु दर 1.29। देश में दैनिक सकारात्मक दर 1.69%, सक्रिय दर 0.11% और मृत्यु दर 1.19% है। अभी सबके हाथ में स्मार्टफोन है, खासकर बच्चे मोबाइल से बिगड़ जा रहे हैं। अगर आपके हाथ में आपका फोन नहीं है तो आप पागलों की तरह व्यवहार करते हैं। घर की छत बनाई जा रही है और छत पर फोन पर बातें करते हुए टहल रहे हैं। इस बात का भी ध्यान नहीं रहा है कि छत खुला है और अभी उसका निर्माण पूरा नहीं हुआ है। हाल ही में एक सेलफोन को लेकर एक वाकया सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अभी हम जो वीडियो देख रहे हैं इसमें एक 15 साल का लड़का कहता है कि उसके माता पिता उसे सेलफोन खरीद कर नहीं दे रहे हैं और उसने घर का सामान अस्त व्यस्त कर दिया है। उसने अपनी मर्जी से चीजें गिरा दी। यह देख अभिभावक माथा पीट रहे हैं। घर में फ्रिज, एसी, फर्नीचर, टीवी, कुर्सियां, रसोई के बर्तन, बाथरूम का फर्नीचर, उसने सब सामानों की तोड़फोड़ कर दी है। माता पिता इन दृश्यों को देखकर अपना अफसोस व्यक्त कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद भी नेटिजन्स माता पिता से कह रहे हैं कि वे अपने बच्चों को सेलफोन का आदी न बनाएं, अन्यथा इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। रोजमर्रा की जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों से आम आदमी का जीना दूभर हो रहा है। कीमतों में वृद्धि के कारण गैस, पेट्रोल, खाना पकाने का तेल, सब्जियां और अन्य आवश्यक सामान कीमतों में आसमान छू रहे हैं। आम लोगों को सब्जी और ज़रूरी सामान खरीदना संभव नहीं हो पा रहा है। हालांकि सब्जियों के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पत्तेदार सब्जियां भी मार्केट में कम ही आ रही है। सब्जी में कोतमीर आम है और इसके बिना नॉनवेज आइटम में स्वाद ही नहीं आता। कोतमीर व्यंजनों को अतिरिक्त स्वाद और सुगंध देता है और आम लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। हाल ही में कोतमीर की कीमत में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। 5 रुपये में 2 या 3 जुड़ी में मिलने वाली कोतमीर अब 400 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। कुछ दिनों पहले 1 किलो कोतमीर की कीमत 80 से 100 रुपये प्रति किलो थी, लेकिन आज वरंगल और खम्बम के मार्केट में इसकी कीमत 400 रुपये प्रति किलो से अधिक है। मार्केटों में कर्नाटक से कोतमीर की सप्लाई की जा रही है। कर्नाटक में हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण कोतमीर की फसल बर्बाद हो गई। इसके चलते वहां से फिलहाल सीमित सप्लाई हो रही है। व्यापारियों में लगी होड़ के चलते कोतमीर की कीमत आसमान छू रही है। 17 सितंबर को कई मार्केटों में 1 किलो कोतमीर 400 रुपये प्रति किलो बिका। व्यापारियों का कहना है कि महबूबाबाद जिले में प्रतिदिन 20 क्विंटल कोतमीर की आवश्यकता होने पर वर्तमान में प्रतिदिन केवल 5 क्विंटल ही सप्लाई हो रही है और यही कारण है कि कीमतों में वृद्धि हुई। अब पूरी दुनिया की निगाह इलेक्ट्रिक वाहनों पर है। अधिकांश लोग इनमें रुचि रखते हैं। ये पर्यावरण के अनुकूल और बनाए रखने में आसान है। तेलंगाना में 1.5 साल के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 10 गुना बढ़ गई है। इन्हें किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? जानकारों का कहना है कि इसे केंद्र और राज्य सरकार के प्रोत्साहन से समर्थन मिल रहा है। इसके चलते निर्माता और डीलर यह विश्वास व्यक्त कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की और अधिक लोकप्रियता मिलेंगी। जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी में रुचि दिखा रहे हैं। कई कंपनियां मांग को पूरा करने के लिए अच्छे फीचर वाले वाहनों के साथ शोरूम बना रहे हैं। इससे इलेक्ट्रिक वाहन काफ़ी संख्या में सड़क पर दौड़ रहे हैं। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहन 10 साल पहले बाजार में आए, लेकिन उन्हें ज़्यादा लोकप्रियता नहीं मिली। पेट्रोल से जुड़े उत्पादनों की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ लॉकडाउन जैसे नए अनुभवों ने भी इनकी बिक्री को बढ़ावा दिया है। पिछले 1 साल में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री तेज़ी से बढ़ी है। केंद्र सरकार ने पहले ही देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है। रियायतों और प्रोत्साहनों को लागू किया, राज्यों को भी प्रोत्साहन दिया। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात और तमिलनाडु जैसे कई राज्यों ने शुरुआत में प्रतिक्रिया दी है और उपाय किए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग संबंधित राज्यों में बढ़ गई। तेलंगाना सरकार ने कई प्रोत्साहनों के साथ नीति की घोषणा की है।
राज्य में खरीदे गए पहले 2 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिए वाहनों के लिए 100% रोड टैक्स और 100% पंजीकरण शुल्क माफ करने की घोषणा की गई। इससे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की डिमांड बढ़ गई। वाहनों की संख्या 2 लाख से अधिक होने पर छूट मिलने की मंशा से खरीदारी बढ़ी है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, बसों और कारों के मामले में भी रियायतों की घोषणा की गई। राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों को बढ़ाया जा रहा है। वाहनों के स्थानीय निर्माण को बढ़ाया दिया जा रहा है। वर्ष 2020 के अंत में तेलंगाना सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नीति की घोषणा की। पहले राज्य में 3,838 इलेक्ट्रिक वाहन ही सड़कों पर चले। नीति के बाद यह संख्या बढ़कर 32,441 हो गई है। नीति से पहले राज्य में केवल 2,788 इलेक्ट्रिक दोपहिए वाहनों का बिक्री हुई, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 28,379 हो गई है। यह 10 गुना बढ़ गया है। उस समय राज्य में जहां केवल 567 इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर थे, वहीं अब यह संख्या 2,729 हो गई है। दूसरी तरफ कंपनियों ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से भी वाहनों की बिक्री में मदद मिली है। उदाहरण के लिए हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने में खर्चा हजारों रुपए में आता है। यदि आप उन्हीं इलेक्ट्रिक वाहनों में यात्रा करते हैं, आप केवल सैकड़ों रुपए में विजयवाड़ा पहुंच सकते हैं। इलेक्ट्रिक कार निर्माता और डीलर जमकर विज्ञापन कर रहे हैं कि हैदराबाद से कर्नूल के रास्ते में एक ही कीमत पर कोई परेशानी नहीं होगी। हैदराबाद में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री 1.5 साल से बढ़ रही है। उपभोक्ता इन वाहनों पर केंद्र और राज्य सरकार की रियायत नीतियों से आकर्षित हो रहे हैं। दूसरी ओर परिवहन विभाग के अधिकारी सुझाव दे रहे हैं कि कई विभागों के उच्च अधिकारी इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रिक कार की बैटरी बिना किसी समस्या के कम से कम 300 किलोमीटर तक जा सकती है, अगर केवल 30 यूनिट चार्जिंग किए जाए तो। टाटा कंपनी, जिसने हाल ही में 2 वारंटी जारी किए हैं, ने घोषणा की है कि नेक्सॉन मैक्स 437 किलोमीटर और नेक्सॉन प्राइम 312 किलोमीटर तक जा सकती है। बैटरी को चार्ज करने में 18 मिनट का समय लगता है। 12 प्रति यूनिट की दर से 30 यूनिट के लिए 360 रुपये खर्च होते हैं। एक बेसिक मॉडल कार 30 यूनिट चार्ज पर 300 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है, जबकि हाई एंड मॉडल 30 यूनिट चार्ज पर 450 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। अगर आप 3 लाख में बैटरी यूनिट खरीदते हैं तो आप इसे घर पर ही चार्ज कर सकते हैं। ये कारें पेट्रोल और डीजल कारों से 3 लाख से 5 लाख ज़्यादा है। कंपनियों का कहना है कि अगर पेट्रोल और डीजल कारों की कीमत 8 प्रति किलोमीटर है, तो एक इलेक्ट्रिक वाहन की कीमत 1.5 से 2 रुपये प्रति किलोमीटर है। दूसरी ओर हैदराबाद के केंद्र में मारुति सुजुकी और टाटा इलेक्ट्रिक कारों को बेचने वाले डीलरों ने विजयवाड़ा, कर्नूल, गुंटूर जाने वाले लोगों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ ढाबाओं के पास चार्जिंग स्टेशनों के प्रबंधकों के साथ समझौता किया है। कुछ जगहों पर डीलरों ने चार्जिंग स्टेशन लगाए हैं। इन्हें एक खास ऐप के जरिए पहचाना जा सकता है। वहीं तेलंगाना सरकार की ओर से चार्जिंग सेंटर स्थापित करने वाली टीएस रेडको ने ग्रेटर में 300 चार्जिंग सेंटर स्थापित करने के लिए गतिविधियां तैयार की है। वर्तमान में 40 क्षेत्रों में चार्जिंग सेंटर हैं और 30 और इस साल के अंत तक उपलब्ध कराए जाएंगे। इलेक्ट्रिक दोपहिए वाहनों में बैटरी विस्फोट की हालिया घटनाएं खरीदारों में कुछ चिंता पैदा कर रही है। हालांकि चीन में बनी घटिया बैटरियों ही उन हादसों की वजह है। जानकारों का कहना है कि चार्जिंग और वाहन इस्तेमाल के मामले में कंपनियों के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने से दुर्घटनाएं नहीं होंगी। कहा जा रहा है कि जैसे जैसे घरेलू बैटरी निर्माण बढ़ रहा है, गुणवत्ता वाले वाहन जल्द ही उपलब्ध होंगे।
अब तक के ताजा समाचार। आगे के ताजा समाचारों के लिए देखते रहिए सिटी विजन लाइव।